हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैकेनिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उस मैकेनिक्स में हमें बहुत सारे फोर्सेस को इंक्लूड करना पड़ता है, बहुत सारे फोर्सेस का डील करना पड़ता है। यही चीज जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कर रहे हैं इसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन यानी जब हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे तब हमने इग्नोर किया था कॉज बिहाइंड द मोशन, जिसे हम लोग जो कि फोर्स है। तो फोर्स में हमने बहुत सारे तरीके के फोर्सेस देखे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स देखा है, हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखा है, हमने स्ट्रिंग फोर्स देखा है। इस तरीके से बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं जब आप ऑब्जेक्ट को के डायनेमिक्स के साथ डील करते हो। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस दौरान बहुत सारे फोर्सेस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं। अभी तक के हमारे स्टडीज में एक बेहद इंपॉर्टेंट और एक ऐसा फोर्स जो ऑलमोस्ट सारे केसेस में प्रेजेंट होता है, फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को हमने अभी तक नेग्लेक्ट किया था, लेकिन अब फ्रिक्शन को हम अलग से इंपॉर्टेंस देकर और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होता क्या, जिस तरीके से बाकी सारे फोर्सेस हैं वैसे एक फ्रिक्शन भी मैकेनिक्स में बहुत कॉमन फोर्स है, और ये तभी अकर करता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। जैसे आपने अभी तक पढ़ा था कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है या फिर एक इंक्लाइंड सरफेस है, उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया। तो जब आप ब्लॉक को सरफेस के ऊपर प्लेस कर रहे हैं तब ब्लॉक और सरफेस ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो कांटेक्ट में आने की वजह से दो बड़े इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो कि अराइज करते हैं। दो फोर्सेस जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तब अराइज होते हैं। जैसे सपोज करें कि ये एक ब्लॉक है m मास का और इस ब्लॉक को मैंने इस सरफेस के ऊपर प्लेस कर रखा है। तो जैसे ही आप इस सरफेस के ऊपर प्लेस करेंगे या ना भी प्लेस करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करना ही है, वो तो एवरीवेयर प्रेजेंट फोर्स है। लेकिन जैसे ही आप इसे इस सरफेस के ऊपर लाकर प्लेस करते हैं, इस सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के जवाब में एक फोर्स आपका आता है जो कि आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका ऊपर की तरफ एक्ट करता है ना बच्चों। अब अगर सपोज करें कि आप इस ब्लॉक को इसी पॉइंट पर प्लेस करके रखते हैं, कहीं आपको इसे मूव करने की मंशा नहीं है, तो उस केस में अगर आप इस ब्लॉक को किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करना चाहते, अगर ये सिर्फ रखा हुआ है यहां पर, तो उस केस में इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका एक्ट करेगा। लेकिन अब सपोज करें कि आपने एक फोर्स लगाकर और इस ब्लॉक को आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे तब ये ब्लॉक इस फ्लोर के कांटेक्ट में है, और जैसे ही जब कांटेक्ट आता है, जब कांटेक्ट होता है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो एक नॉर्मल फोर्स तो हमारा होता ही है, साथ ही साथ उस कांटेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं, यानी सरफेस पर अगर आप मूव करना चाह रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तब उस सरफेस और उस ऑब्जेक्ट या फिर दो ऑब्जेक्ट जो भी आप कह लें उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है। जैसे ये सरफेस तो आपका यहीं पर पड़ा हुआ है, जैसे सरफेस के इस पार्टिकल को देखिए, ये एक पार्टिकल है ए, ठीक है। अब अगर इस सरफेस को आप आगे की तरफ बढ़ा दें और फोर्स लगाएं तो ये m मास का ऑब्जेक्ट आपका कुछ समय के बाद यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में जो ए पॉइंट है और जो ये ब्लॉक है उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लेकिन जब आप इस ब्लॉक पर फोर्स लगाकर इसे यहां ले आते हैं तब देखिए कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाता है, यानी कि ये ब्लॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करके पहुंच गया है। तो कुछ ना कुछ ए पॉइंट और ये जो ब्लॉक है इसके बीच में कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यानी कुछ रिलेटिव मोशन हुआ है। तो जब कभी भी दो सरफेसेस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है तब एक फ्रिक्शन आपका अराइज करता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि सरफेस के पैरेलल लगता है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट, चाहे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखें या फ्रिक्शन फोर्स देखें, वो तभी अराइज कर रहा है जब एक कांटेक्ट फोर्स है ना बच्चों। तो कांटेक्ट फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और कांटेक्ट फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सरफेस के पैरेलल है उसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स है जो कि सरफेस के पैरेलल लगता है
और ये तभी एक्ट करता है जब दो बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट में है उनके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन हो। इस फ्रिक्शन का काम होता है कि ये इस रिलेटिव मोशन को अपोज करे। तो फ्रिक्शन आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। आप लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स which acts when there is a relative motion, when there is a relative motion between two surfaces, between two surfaces in contact। एक ऐसा कांटेक्ट फोर्स जो कि तब एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है जो सरफेसेस कांटेक्ट में है वो। इसका काम क्या होता है? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ठीक है, तो अब जरा समझें इस बात को आप कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है टू अपोज द रिलेटिव मोशन। अब देखिए मैं नाम ले रहा हूं कांटेक्ट फोर्स का, और मैंने कहा कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो आप देखिए यहां पर अगर मैं इस ब्लॉक को हटाकर और अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को बनाऊं तो एक फोर्स आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक फोर्स आपका सरफेस के पैरेलल है, फ्रिक्शन फोर्स। इन दोनों का, ये दोनों क्या है? वो कांटेक्ट फोर्स एक कंपोनेंट है। यानी इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, कहीं इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट आपका कांटेक्ट फोर्स होता है। इसी कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल, एक कंपोनेंट फ्रिक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है रूट नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। ठीक है, और एंगल भी आप निकाल सकते हैं। tan थीटा जो इसका है, tan थीटा अगर सपोज करें कि थीटा आपका हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में अगर एंगल है तो tan थीटा आप लिख सकते हैं नॉर्मल अपॉन फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, ये कांटेक्ट फोर्स की बात है। चलिए फ्रिक्शन आप समझ गए। अब फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली जनरली फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। यहां पर जो आपको पढ़ना है वो फ्रिक्शन दो टाइप का पढ़ना है। वैसे फ्रिक्शन तीन टाइप का होता है। एक आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन आपको अभी फिलहाल यहां नहीं पढ़ना है, वो जब हम रोटेशन पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल में रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को फ्रिक्शन जो है वो दो कैटेगरीज में ही स्टडी करना है। अभी फिलहाल जो फ्रिक्शन है वो हमें कितने कैटेगरीज में स्टडी करने हैं? दो कैटेगरीज में। एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला कैटेगरी क्या है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम लोग एफ एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसे हम लोग एफ के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, ये सबस्क्रिप्ट में है, और यहां पर के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक, ये भी सबस्क्रिप्ट में है। तो जरा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आप सबका बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस रहा होगा कि जैसे आपके घर में बेड है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई थोड़ा सा फोर्स लगाकर और बेड को मूव कर दो, तो आप सबका ये कॉमन एक्सपीरियंस है, और ये हर एक ऑब्जेक्ट के साथ होता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना भारी है और वो किस सरफेस पे रखा हुआ है। अगर एक बेड है और बेड को अगर आपको मूव करना है तो आप क्या करेंगे? जैसे सपोज करें कि ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है, और इस सरफेस पर कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए कि टेबल रखा है या बेड रखा है। ठीक है, और ठीक है, और आपको क्या करना है? आपको इसके ऊपर फोर्स लगाना है और फोर्स लगाकर इसे आगे की तरफ मूव करना है।
तो अगर एक बेड है, मान लीजिए कि ये बेड है, ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा लेकिन मान लेते हैं कि ये बेड है, तो मान लेते हैं कि ये बेड है और इस बेड पर आपको फोर्स लगाकर इसे आगे की तरफ मूव कराना है, इस डायरेक्शन में मूव कराना है। तो स्टार्टिंग में जब आप फोर्स लगाते हैं, ध्यान समझिएगा इसको, शुरुआत में जब आप फोर्स लगाते हैं तब ये बेड आपका मूव नहीं करता है, लेकिन न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो तो यही कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। और कैसा एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। तो इसका मतलब कि अगर आप कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, सिर्फ आप फोर्स लगा दें, इसका मतलब ये नहीं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। अगर वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा तब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अब देखिए होता क्या है कि आपने तो फोर्स लगाया लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन भाई आप बोलोगे यार मैंने तो फोर्स लगाया है, मेरा तो कुछ फोर्स है, तो ये नेट फोर्स जीरो कैसे हो गया। एक्चुअली में जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के कांटेक्ट में होता है, आपका फोर्स अगर काम कर जाए और ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, तब इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा। और जहां रिलेटिव मोशन की बात आती है, फ्रिक्शन वहां पर ओरिजिनेट कर जाता है। और फ्रिक्शन का काम होता है कि भाई जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाकर उसे मूव कराना चाह रहे हो, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करे, है ना। तो आप अगर आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ अपना फोर्स लगा रहा है। और कितना फोर्स लगा रहा है, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही फोर्स फ्रिक्शन भी लगा रहा है। अगर आप कोई फोर्स ना लगाए तो फ्रिक्शन कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन बड़ा बदमाश फोर्स है, ये पीछे की तरफ 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ताकि आपका फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां पर जो एफ नेट है वो एक्चुअली जो आप फोर्स लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन फोर्स है उन दोनों का सम है, जो कि 0 के बराबर है। दैट मींस कि योर फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स टिल द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। यानी आपने जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और आपने देखा कि यार ये जो बेड है वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन ने -1 न्यूटन का फोर्स लगाया है पीछे की तरफ, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। उसके बाद या मैग्नीट्यूड में अगर आप लिखें तो सिर्फ 1 न्यूटन लिख दीजिए, ये इसका डायरेक्शन आगे की तरफ है, इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ है, ठीक है। अब आप अपने फोर्स को बढ़ाइए, अब आपने अपने फोर्स को बढ़ाकर कर दिया 2 न्यूटन, अभी भी ये बेड मूव नहीं कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन ने भी अपने फोर्स को बढ़ाकर कर दिया है 2 न्यूटन, अभी भी नेट 0 है। ऐसे करते करते आप अपने फोर्स को बढ़ाते चले गए और बढ़ाते बढ़ाते आपने अपने फोर्स को कर दिया 10 न्यूटन, और अभी भी ये ब्लॉक मूव नहीं किया है, लेकिन हाँ ये बेड मूव करने के अब कगार पे पहुंच चुका है। तो अभी भी अगर मूव नहीं कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन अब हो गया है 10 न्यूटन। आप नोटिस कीजिए कि जैसे जैसे आपका फोर्स जब 0 था तब कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप अपने फोर्स को बढ़ाते चले गए, फ्रिक्शन आपके फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने फोर्स को बढ़ाता चला गया, कुछ इस कदर कि उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई आपके फोर्स को वो न्यूट्रलाइज कर दे, इस बेड के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 लगे ताकि ये बेड मूव ना करे। यानी कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, ये एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स है जिसका काम है इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखने का, स्टैटिक रखने का। तो कोई भी ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है और एक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखता है, स्टैटिक रखता है, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। एफ एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं हर जगह एफ की जगह एफ एस लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अपनी एक औकात होती है, अपनी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बियॉन्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं जा सकता है। मान लीजिए यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट है 10 न्यूटन, मान लेते हैं। तो 0 न्यूटन से लेकर 10 न्यूटन तक आप जितना भी फोर्स लगाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाकर आपके फोर्स को बैलेंस कर देगा, ताकि नेट फोर्स 0 रहे। ऐसा कभी नहीं हो कि आप 6 न्यूटन लगाएं और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन लगा दे। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कभी आपके फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा। अपने लिमिट तक, अपने मैक्सिमम लिमिट तक ये
एग्जैक्टली आपके बराबर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था, एफएस मैक्स। ठीक है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था, इसकी लिमिट पहुंच गई। जब तक इसकी लिमिट तक हम पहुंच रहे हैं तब तक हम देख रहे हैं हर केस में एक्सेलरेशन हमारा 0 के बराबर है ना, हर केस में एक्सेलरेशन आपका 0 के बराबर है। लेकिन जैसे ही अब आप इसके लिमिट से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाते हो, 10.1 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, लेकिन अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, ये तो अपने मैक्सिमम के जितना ही लगेगा, यानी 10 न्यूटन के बराबर ही लगेगा। तो अब इस केस में चूंकि फोर्सेस ऑफ बैलेंस्ड नहीं है, ऊपर के केसेस में तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपके फोर्स को बैलेंस कर दे रहा था, एक्सेलरेशन 0 था, स्टेट चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन ये कब तक कर सकता है, अपने एक लिमिट तक, जहां तक इसकी औकात है अपोज करने की, उस लिमिट तक तो आपके बेड को ये रोक के रखेगा आपके फोर्स के अगेंस्ट। लेकिन जैसे ही आप उस लिमिट के बियॉन्ड चले जाते हो, अब जो बेड है वो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो अब यहां पर एक्सेलरेशन आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आप नोट करें तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है, सॉरी जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, एक तो कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसके ऊपर, कि भाई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस ऑब्जेक्ट के वजन के ऊपर। ठीक है, और दूसरा जो है ये डिपेंड करता है ऑन दी नेचर ऑफ सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वो सरफेस आपका कितना स्मूथ है, कितना रफ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बेड को ऐसा करिए कि बिल्कुल जो टाइल मार्बल होता है उसके ऊपर मूव करिए, और इसी बेड को उठाकर आप सड़क पर रख दीजिए, और फिर सड़क पे आप मूव करने की कोशिश कीजिए। सड़क पे मूव करने पर आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो ज्यादा रफ सरफेस है, उसका नेचर जो है वो ज्यादा है अपोज करने का, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा होगी। ये जो वैल्यू है ना मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वो वैल्यू है जहां तक कि फ्रिक्शन आपके फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर और ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख सकता है, वो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहां से अगर आप नोट करें, ये नेचर जो है इसको हम लोग म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू मतलब म्यू स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर द नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका है वो आपका हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू इंटू एन। तो आप नोटिस कीजिए कि अगर फ्रिक्शन फोर्स की हम लोग बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, जहां जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ एस मैक्स, जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका होगा इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी म्यू एस इंटू एन, या तो इससे कम होगा या तो इसके बराबर होगा, और कहां तक, ये 0 से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। नेगेटिव नहीं हो सकता है कि खुद ब खुद लगना शुरू हो जाए। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है इसकी लिमिट होती है म्यू एस इंटू एन, जहां म्यू एस इंटू एन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के दौरान अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के दौरान एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका फोर्स F आगे की तरफ लग रहा है, उसके बाद पीछे की तरफ लग रहा है Fs मैक्स। ये कब है, जस्ट जब वो स्लाइड करने वाला है, तब कितने एक्सेलरेशन स्लाइड करेगा डिवाइडेड बाय F माइनस Fs मैक्स क्या है, नेट फोर्स होगा जब वो ठीक स्लाइड करने वाला होगा, और उसको उसके मास से डिवाइड करेंगे, तब आपका जस्ट जब वो स्टार्ट होगा तब कितने एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी पता चल जाएगी। अच्छा, अब तो कहानी यहां तक, जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा था मोशन को और ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख रहा था तब की बात थी। अब एक बार अब क्या हुआ, अब ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा बच्चों, तब क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो तब लगता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है,
लेकिन जैसे ही आप इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को पार कर गए, अब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हट जाएगा, इट विल इलोप फ्रॉम द रोल। अब एक नया फ्रिक्शन उस रोल में आएगा, एक नए फ्रिक्शन की बात होगी, वो फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। एक ऐसा फ्रिक्शन जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तब एक्ट करता है जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो, उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। देखिए जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर जाएगा तब क्या हो रहा है कि रिलेटिव मोशन हो रहा है, लेकिन अगर बेड को आप मूव करते करते अपना फोर्स लगाना छोड़ दें तो क्या होता है, बेड कम्स एट रेस्ट, इवेंचुअली द बेड कम्स एट रेस्ट। तो व्हाई इज द बेड कमिंग एट रेस्ट? क्योंकि जब बेड को आप मूव कर रहे थे अपना फोर्स लगाकर, तब आपके फोर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई फोर्स लग रहा था, आपने अपना फोर्स हटा दिया, लेकिन आपके अगेंस्ट यानी मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स नहीं हटा। वो फोर्स तब तक नहीं हटेगा जब तक कि वो ऑब्जेक्ट दोबारा से रेस्ट पर ना आ जाए, और वो फोर्स आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है उसके मोशन मतलब स्टेट के चेंज को अपोज करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एक ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को अपोज करता है, वो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाना चाहता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू द रोल, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है Fk, इसकी वैल्यू होती है इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। एन तो दोनों में सेम है, लेकिन म्यू एस और म्यू के आपका अलग अलग है। म्यू एस को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू के को कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एक चीज आप नोट करना कि शुरुआत में जब बेड को आपने मूव करना शुरू मतलब कोशिश करनी शुरू की थी, फोर्स लगाना शुरू किया था, अपने फोर्स को आप बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, आपने कहा कि भैया 10 न्यूटन तक तो ये मूव नहीं कर रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही 10 न्यूटन इसकी लिमिट थी, इसके बियॉन्ड आप गए, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर जाता है। यानी जब मूव कराना शुरू किया था उस वक्त आप 10.1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, लेकिन जैसे ही मूव करना शुरू कर जाता है, अब आपको आपके फोर्स को आप थोड़ा कम कर देंगे तो भी वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके कंपैरिजन में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, एन तो दोनों में सेम है, यानी कि म्यू के की वैल्यू जो है वो म्यू एस से कम होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है, खड़ा होता है कहीं पर, तब जो सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। जिस सरफेस पर वो कांटेक्ट में है उनमें जो उनके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं, इसलिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको मूव कराने के लिए। लेकिन जैसे ही एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा तो वो जो इंटरलॉकिंग था एक दूसरे के बीच में वो अब हट जाता है। तो अब सिर्फ स्लाइडिंग हो रहा है, उस वजह से फ्रिक्शन है। तो जब इंटरलॉकिंग पर कम हो गया तो सरफेस का नेचर भी एक तरीके से अपोज करना कम कर देता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात? ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट आपका आसानी से मूव करता है, और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन के दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका हो जाएगा जो फोर्स आप लगा रहे हैं माइनस जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है डिवाइडेड बाय मास है। और एक चीज और नोट करिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अगर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अगर वो 1 न्यूटन के बराबर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू को नहीं लगा रहा है, 1 न्यूटन फोर्स ही लगा रहा है। अगर 2 न्यूटन के बराबर है तो 2 न्यूटन ही लगा रहा है, ना 2 न्यूटन से ज्यादा ना 2 न्यूटन से कम। 5 न्यूटन हो तो 5 न्यूटन ही लगाएगा, 10 न्यूटन हो तो 10 न्यूटन ही लगा रहा है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपके अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट और आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को आप कह सकते हैं कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये खुद को अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कोई एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। हाँ, अगर आप सरफेस को बदल दें तब ये वैल्यू चेंज हो जाए क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अगर सरफेस सेम है, सेम सरफेस पे सेम स्मूथनेस या सेम रफनेस के सरफेस पर अगर आप ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होगी, ठीक है बच्चों। तो ये इसका एक्सेलरेशन होगा।
आप इसको कह सकते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन के दौरान एक्सेलरेशन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के दौरान एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन जब ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट होने वाला, तब कितना एक्सेलरेशन से स्टार्ट होगा। तो जितना एक्सेलरेशन होगा, अगर आप सेम फोर्स रखेंगे, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम हो गया है तो न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, सपोज करें कि हमारे पास एक m मास का ब्लॉक है और ये ब्लॉक जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है उस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है। ठीक है, सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है। अगर आप इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा ये हम जानना चाहते हैं। उसी तरीके से एक ब्लॉक हमारे पास है m मास का, आप इस ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अब स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है। अच्छा, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक m मास का ब्लॉक, m1 मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर m2 मास का ब्लॉक रखा हुआ है। m1 मास के ऊपर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। अब आपको इस सरफेस पर कुछ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, यानी फ्रिक्शन है, और इस सरफेस पर भी फ्रिक्शन। अब हमें जानना है कि जो फोर्सेस लगेंगे वो किस तरीके से लगेंगे ब्लॉक के ऊपर, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। उसी तरीके से अगर मेरे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस का मास है m1, बच्चों इस सरफेस का मास है m2, और मैं m2 के ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लगाता हूं। ठीक है, इस सरफेस पर भी फ्रिक्शन है, उसका कोएफिशिएंट दे रखा है, इस सरफेस पर भी फ्रिक्शन है, इसका कोएफिशिएंट दे रखा है। ठीक है, अब इनके ऊपर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ये जानना है। एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है m मास का, इस सरफेस पर कुछ फ्रिक्शन है। ठीक है, इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये हम लोगों को जानना है। अभी सिर्फ हम लोग यहां पर सीख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स किस तरीके से लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे सिंपल सवाल है, इसमें अगर आप नोट करें तो ये जो फोर्स है वो आगे की तरफ है। अगर ये फोर्स आप आगे की तरफ लगा रहे हैं, एक बार को ये इमेजिन करके चलिए कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, आप क्या इमेजिन करें कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में, तब अगर आप फोर्स लगाएंगे तब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा ना। अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका काम क्या होगा कि इसको आगे की तरफ ना बढ़ने दे। अच्छा, कोई चीज अगर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है और अगर आप चाहें कि वो आगे की तरफ ना बढ़े तो आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, एग्जैक्टली पीछे की तरफ। तो इसका मतलब कि ये जो ब्लॉक है, ये जो m मास का ब्लॉक आपको दिया गया है, इस m मास के ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन, अगर मान लीजिए दो ही डायरेक्शन में लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल लग सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा तब तो ये फोर्स को हेल्प कर रहा है कि चलो भैया मूव करते हैं साथ में, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का काम तो अपोज करना होता है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इस केस में अगर देखें तो देखिए m मास का ब्लॉक है, इस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और आपका काम, फ्रिक्शन का काम क्या है कि इस फोर्स को अपोज करे। तो या तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में आगे की तरफ लग सकता है या तो पीछे की तरफ लग सकता है। तो इसको तो अपोज करना है, तो सेम डायरेक्शन में तो एक्ट करेगा नहीं, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इधर पीछे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए। अब जरा इसको देखते हैं।
इसमें पहले मैं नीचे वाले फोर्स की मास की बात करता हूं। ये मेरा m1 मास है और ये मेरा m2 मास है। ठीक है, दोनों मासेस को हम लोग देखते हैं। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये पूरा ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ता। तो नीचे वाला जो फ्रिक्शन है, ये तो आपने फोर्स लगाया इस पर आगे की तरफ, नीचे वाला जो सरफेस है वो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, है ना। या तो ये पीछे की तरफ लगा सकता है या तो आगे की तरफ लगा सकता है। अगर आगे की तरफ लगाएगा तब तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि तब तो ये फोर्स को हेल्प कर रहा है मूव करने के लिए, लेकिन इसका काम तो अपोज करने का होता है। इसीलिए यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका पीछे की तरफ लग रहा है ना। अब इमेजिन करें कि अगर इन दोनों सरफेस के बीच में कोई फोर्स नहीं होता, तब क्या होता है, ये ब्लॉक आपका यहीं पर, उस पर तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो इसलिए ब्लॉक यहीं रह जाता, ये ब्लॉक आगे निकल जाता, फिर ये ब्लॉक नीचे गिर जाता है। ऐसे ही होता है ना कोई फ्रिक्शन। लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इसीलिए ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ साथ आगे बढ़ेगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन फोर्स लगा सकता है इसको आगे बढ़ाने के लिए? इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन ही तो इस ब्लॉक को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा इस ब्लॉक के ऊपर, तब तो कुछ रिलेटिव मोशन हो जाएगा, है ना। ये आगे निकल जाएगा, ये वहीं रह जाएगा। तो फिलहाल दोनों ऐसे हैं, नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल गया, कुछ रिलेटिव मोशन हुआ ना। तो फ्रिक्शन का काम तो रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। अगर ये ब्लॉक साथ साथ बढ़ेगा तब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन तो ये चाहेगा ना कि रिलेटिव मोशन ना हो, इसीलिए फ्रिक्शन चाहे कि भाई अगर ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है तो मैं इस ब्लॉक को भी, ऊपर वाले ब्लॉक को भी साथ साथ आगे बढ़ाऊं। तो ऐसा करने के लिए जो सेकेंड ब्लॉक है उसके ऊपर फ्रिक्शन को आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये आगे की तरफ बढ़ सके। इसलिए M2 पर आगे की तरफ F2 फ्रिक्शन फोर्स है ना। और अगर M1 की वजह से M2 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से अकॉर्डिंग M2 की वजह से M1 पर किधर होगा, पीछे की तरफ। तो इसीलिए M1 पर जो ऊपर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ। इस चीज का दिमाग में अपना लाकर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर मैं M1 बना रहा हूं और यहां पर मैं M2 बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, M1 और M2 बना रहे हैं। अब जरा हमें जानना है कि M1 के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो पहले देखते हैं M2 के ऊपर। देखिए एक तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, F फ्रिक्शन फोर्स, है ना। और एक तो अगर ये पूरा सिस्टम, मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम एक साथ आगे बढ़ रहा है, तो M1 जो है वो आगे बढ़ेगा तो सरफेस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन होना चाहिए। इस फ्रिक्शन को मैं F1 कह देता हूं, है ना, पीछे की तरफ होना चाहिए। अच्छा, लेकिन नोटिस कीजिए कि जो M1 ब्लॉक है अगर वो आगे बढ़ पा रहा है, जो M1 ब्लॉक है अगर वो आगे बढ़ पा रहा है, तो क्यों बढ़ पा रहा है? इसके ऊपर तो कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, वही फ्रिक्शन तो इसको आगे बढ़ाएगा ना। बोले कि यार देखो ये तो जिद्दी है, ये तो इस पर फोर्स लग रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर तुम यहीं रुक जाते हो तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, तो तुम्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा चलो मैं तुम्हें भी आगे बढ़ाता हूं ताकि दोनों साथ साथ बढ़ सकें। तो इसकी वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ होगा, ये फ्रिक्शन F2। ठीक है, तो भाई जब इसकी वजह से इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ है, तो इसकी वजह से ये भी तो इसे कांटेक्ट में है ना, ये फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ F2। क्लियर है बच्चों? और एक आखिरी केस ये है, इस केस को जरा हम लोग देख लेते हैं। इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जरा ये M मास का है, ठीक है, ये हटा देते हैं। इसके ऊपर एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ठीक है। फिर एक mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या होगा ये हम लोग देख चुके हैं, mg cos थीटा होगा ना बच्चों, ये एंगल थीटा हो जाएगा क्योंकि आपको। और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा mg का, वो हो जाएगा mg sin थीटा। ये मैंने आपको सिखाया था कंस्ट्रेंट मोशन में। एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो चूंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो mg cos थीटा के बराबर है। अब इस तरीके के सवाल में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स हम लोग लिखेंगे, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। तो एन की वैल्यू चाहिए आपको, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर चाहिए तो उसके लिए। अच्छा चलिए, इस डायरेक्शन में तो देख लिया हमने।
इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये mg sin थीटा इसको आगे की तरफ बढ़ाएगा ना। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इस mg sin थीटा को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन जो है वो ठीक पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, है ना बच्चों। तो यानी कि अगर ये इस तरीके से ब्लॉक है, आगे की तरफ इस पर mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। ये कोशिश करेगा इस mg sin थीटा को बैलेंस कर सके, किसी ना किसी एंगल तक बैलेंस कर पाएगा, उसके बाद नहीं बैलेंस कर पाएगा, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ सवाल करते हैं। ये तीसरा था, ये चौथा था, और ये आपके लिए एक सवाल है बच्चों। कंसीडर करिए कि हमारे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर हमने एक, मान लेते हैं कि एक 5 kg के ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर रखा है। ठीक है, इस सरफेस पर हमने क्या किया है, हमने 5 kg के ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है और इसके ऊपर आगे की तरफ एक स्ट्रिंग है जिससे F अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, इस सरफेस का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो दे रखा है 0.6 और जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये दे रखा है 0.5। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये तब तक लगेगा जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या ब्लॉक रेस्ट पर होगा, ये तब लगेगा जब वो ब्लॉक मोशन में होगा। और अलग अलग फोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं। एक फोर्स सपोज करें कि 5 न्यूटन, एक फोर्स सपोज करें कि 25 न्यूटन, और एक फोर्स और आप सपोज कर लें 40 न्यूटन। मेरा सवाल है कि एक सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया है, इसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। इस 5 kg के ब्लॉक के ऊपर हम आगे की तरफ F अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स कैसे, कभी एक बार हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक बार 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक बार 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। हम जानना चाहते हैं कि 25 न्यूटन ना करके आप 30 न्यूटन कर लीजिए, 30 न्यूटन। इन तीनों में से कौन से केस में ब्लॉक मूव करेगा, कौन से केस में मूव नहीं करेगा। इन केस ब्लॉक मूव्स, इन केस ब्लॉक मूव्स फाइंड एक्सेलरेशन। जब ब्लॉक मूव करेगा तब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे बच्चों, एक सवाल मैं कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा समझ लें। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये ब्लॉक, ये बात तो आप समझ रहे हैं कि जब आप इस पर फोर्स लगाएं आगे की तरफ तो चूंकि फ्रिक्शन है इसलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। तो ये जो ब्लॉक हमारा है 5 kg का ये ब्लॉक है, इसके ऊपर एक तो F फोर्स आगे की तरफ है और एक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ। अगर आपका फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है, ठीक है, या फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो उस केस में ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। मान लीजिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर सपोज करें कि 10 है, अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 नहीं लगेगा, 5 ही लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका फोर्स इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, नहीं तो मूव नहीं करेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि म्यूएस से हम लोग निकाल लेते हैं काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, और म्यू के से निकाल लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। तो मुझे बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है आपका म्यूएस इंटू एन, और यहां पर एन किसके बराबर है, देखिए नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स mg यानी कि 5 इंटू जी यानी कि 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है, 50 के बराबर है, और म्यूएस की वैल्यू कितनी है 0.6, यानी ये आपको हो जाएगा 0.6 इंटू 50। यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम के केस में ही इक्वल टू होता है ना, बाकी केस में तो लेस देन होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है आपकी 30 न्यूटन। और वैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन,
म्यू के की वैल्यू है 0.5 इंटू एन की वैल्यू है 50, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 25 न्यूटन। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन है, यानी 30 न्यूटन या इससे कम फोर्स अगर आप लगाएंगे तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। आपको इस 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा ही ज्यादा हो, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि 30 न्यूटन तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस कर ले रहा है ना बच्चों, इसको तो बैलेंस कर लेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो इसलिए जो पहला केस हमारा है, पहले केस को अगर हम देखें तो यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। जब आप 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना फोर्स लगाएगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 30 न्यूटन, लेकिन 30 नहीं लगाएगा, आप 5 लगा रहे हैं तो ये 5 न्यूटन ही लगाएगा। ठीक है, तो इस केस में नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। दूसरा केस अगर हम देखें तो आपने फोर्स लगाया है 30 न्यूटन का, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन, यानी इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपका 30 न्यूटन लगेगा। तो आगे की तरफ 30, पीछे की तरफ 30, नेट फोर्स कितना हो गया? 0। जब नेट फोर्स 0 है तो यहां पर भी एक्सेलरेशन 0 होगा। और आखिरी केस देख लेते हैं बच्चों, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन जो है वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो इसलिए आपका फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा हो जाएगा, ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा। जब ब्लॉक मूव कर रहा है तब अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? 25 न्यूटन। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स, क्योंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा इसलिए आपका फोर्स आगे की तरफ है पॉजिटिव, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ नेगेटिव अपॉन मास m। ठीक है, तो कितना फोर्स आप लगा रहे हैं? 40 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन है कितना फोर्स है? 25 न्यूटन अपॉन 5, यानी कि एक्सेलरेशन आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। ठीक है बच्चों, अब इसी में आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, इस 5 केजी को 2 केजी कर लीजिएगा, म्यू एस की वैल्यू जो है वो 0.4 0.2 कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे ही आप अलग अलग फोर्स लगाकर चेक करिएगा कब मूव करेगा कब नहीं मूव, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एक इंफॉर्मेशन दिया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 4 यूनिट, 3 यूनिट और हाइपोटेन्यूज है 5 यूनिट। ये एंगल 53 है और ये एंगल 37 है। अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल 53 होगा, ये 37 होगा, तब ये आपका है। अब यहां से आप कॉस निकाल सकते हैं, कॉस 53 3/5, कॉस 37 4/5, साइन 53 4/5, साइन 37 3/5। ठीक है, इसको आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास एक सरफेस है, आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को बच्चों। एक 2 kg का एक मास का एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक तो हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे, और एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वर्टिकल से 53 डिग्री। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.5। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। आप ट्राई करें एक बार खुद से। कर लिया बच्चों? ट्राई किया इसको वीडियो पॉज करके? चलिए, उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया है। अब मैं जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। देखिए ये हमारे पास एक 2 kg मास का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स होगा mg, ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक चीज मैं आपको देना भूल गया, ये दोनों फोर्स की वैल्यू मैं आपको देना भूल गया। ये सपोज करें कि 40 न्यूटन है और ये सपोज करें कि 10 न्यूटन। ठीक है, आई होप आपने शायद इसको ट्राई नहीं किया हो क्योंकि वैल्यू मैंने नहीं दिया। अब ट्राई करें आप इसको। कर लिया बच्चों? ठीक है,
देखिए ये जो 10 न्यूटन है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। क्लियर है? सो इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ये आपका होगा 10 cos 37, और cos 37 की वैल्यू देखिए, ये 37 है, तो cos होता है, ये बेस होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, तो 10 इंटू 4/5 ये आपका हो जाएगा 8 न्यूटन। और इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 10 sin 37, और sin 37 है 3/5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये 6 न्यूटन। यहां कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन यानी न्यूटन, और ये कैपिटल में जो मतलब स्मॉल एन मतलब छोटा सा एन जो लिख रहे हैं ये न्यूटन है, कैपिटल एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, अच्छा इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। 40 न्यूटन का एक कंपोनेंट जो है वो आपका ऊपर की तरफ होगा, डायरेक्शन नीचे होगा, ये कितना हो जाएगा 40 cos 53, और cos 53 की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 40 इंटू 3/5 अगर आप करें, 40 इंटू 3/5, तो 5 8 जा होता है, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, ये आपका नीचे की तरफ हो जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, और ऐसा एक कंपोनेंट इधर होगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 sin 53, sin 53 होता है 4/5, 40 इंटू 4/5 ये आपका हो जाएगा 8 4 32 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अब जरा हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं। एक फोर्स अभी हमने नहीं लिखा है, उस फोर्स का हम लोग जिक्र करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो mg है, mg कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 यानी 20 न्यूटन, तो mg नीचे की तरफ 20, और ये 24 भी नीचे की तरफ, यानी 20 प्लस 24 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल है और एक आपका 6 न्यूटन है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या क्या है, एक तो 6 न्यूटन है और एक आपका नॉर्मल है। तो यहां से आप सॉल्व करके और नॉर्मल निकाल लें। नॉर्मल कितना आ रहा है बच्चों, 20 प्लस 24 हो गया आपका 44 इज इक्वल्स टू 6 प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 38 न्यूटन होगा। 38 न्यूटन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अब मुझे बताइए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 38, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 19 न्यूटन। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये 19 न्यूटन किधर लगेगा, जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लॉन्ग लगेगा, सरफेस के पैरेलल, लेकिन किधर, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स आगे की तरफ 8 न्यूटन, ये फोर्स भी आगे की तरफ 32 न्यूटन, 32 प्लस 8 दोनों मिलाकर आगे की तरफ 40 न्यूटन लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोज करेगा ना, पीछे की तरफ लगेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है 19 न्यूटन। ठीक है, तो आगे की तरफ है अगर सॉरी ये वर्टिकल था हमारा, अब हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें, हॉरिजॉन्टल की बात करें तो 32 और 8, 32 प्लस 8 आगे की तरफ है और पीछे की तरफ हमारा 19 है, -19, ये किसके बराबर होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32 प्लस 8 हो गया 40, 40 माइनस 19 हो गया 21 न्यूटन, 21 न्यूटन कितना हो गया 2 इंटू ए के बराबर, तो यहां से ए कितना हो जाएगा 21/2 यानी कि 10.5, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस ब्लॉक का 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, आप अगर वेक्टर टर्म्स में लिखना चाहें तो आप आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के सवाल में अलग अलग एंगल्स पुट करके और आप फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है बच्चों,
इसको देखते हैं। आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 49 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 49 न्यूटन is just sufficient is just sufficient to move a block of 10 kg। ठीक है, कैलकुलेट, हाँ, 10 kg placed on rough horizontal surface, placed on rough horizontal surface। You have to calculate friction, coefficient of friction। आपको coefficient of friction कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आप एक बार जरा ट्राई करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 49 न्यूटन का फोर्स, यानी एक ब्लॉक है 10 केजी का, इस तरीके से है, सवाल को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है 10 केजी का जिसे हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। तो इस तरीके से ये आपके पास एक 10 केजी मास का एक ब्लॉक है और ये आपका इस सरफेस पर रखा हुआ है। इस सरफेस का कुछ ना कुछ, रफ सरफेस है इसलिए कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होना चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। कह रहा है 49 न्यूटन का फोर्स अगर आप लगाते हैं, इट इज जस्ट सफिशिएंट टू मूव अ ब्लॉक, यानी कि 49 न्यूटन के फोर्स लगाने पर ठीक वो मूव करने के कागार पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप समझिए कि आपने 49 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब ये जस्ट तैयार है मूव करने को। तो आपसे कह रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है। एक बार कोशिश करें बच्चों, खुद से फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर ट्राई करिए। कर लिया बच्चों, कर लिया ट्राई वीडियो पॉज करके? चलिए इसको करते हैं। देखिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 10 केजी का, तो किस तरीके से बनेगा ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी हम समझ लेते हैं पहले। ये आपका बच्चों 10 केजी होगा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg। mg कितना होगा, मास 10 है, g भी 10 होता है, यानी 10 इंटू 10 100 न्यूटन का। ठीक है, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है? अच्छा, आपने आगे की तरफ लगाया है 49 न्यूटन का फोर्स। ऐसा करते हैं कि g को 9.8 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 98 हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो कि होता है इक्वल्स टू म्यू इनटू के। तो क्वेश्चन कह रहा है जस्ट सफिशिएंट टू मूव। जस्ट सफिशिएंट टू मूव जब भी आपसे कहेगा, जस्ट सफिशिएंट टू मूव, अगर ये वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर है, यानी दोनों फोर्सेस का नेट 0 हो गया है और मैक्सिमम है। अब बस वो मूव करने का कगार पे, आपने अपना फोर्स यहां पर थोड़ा सा भी बढ़ाया और वो ब्लॉक चल पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये आपके फोर्स F के बराबर है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन ये आपका F के बराबर है। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं अपॉन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आपने कितना फोर्स लगाया है, 49 न्यूटन का, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है, mg यानी 98 न्यूटन के बराबर है। तो अगर आप कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.5 है। ठीक है बच्चों, ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्लियर है? इसको आप नोट कर लें। एक ये क्वेश्चन है बच्चों, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नोट करते चले मेरे साथ। कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन
फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन को मैं ए मैक्स कह रहा हूं, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन फॉर विच block lying on its floor will remain stationary, यानी will remain at rest। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.15 उस फ्लोर की, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। एक बार जरा इस क्वेश्चन को आप सोचें, थोड़ा दिमाग लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ट्रेन की मैक्सिमम एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, जिसके लिए जो ब्लॉक है जो कि उस ट्रेन के फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है वो रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे रहने का मतलब कि ट्रेन के फ्लोर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। अब समझिए इस बात को, सपोज करें कि ये आपका ट्रेन का फ्लोर है, ठीक है, ये ट्रेन का फ्लोर है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। व्हाट इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो द मास नहीं गिवन है, मास के इंडिपेंडेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो m मास का एक ब्लॉक है मान लेते हैं, और ये ट्रेन के सरफेस फ्लोर पे रखा हुआ है। यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.15, और जो ट्रेन है उसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है कुछ a, ठीक है, और ट्रेन के फ्लोर पर ये रखा हुआ है। अगर ये ब्लॉक ट्रेन के फ्लोर पे रेस्ट पर है, यानी मूव नहीं कर रहा है, तो जितना एक्सेलरेशन ट्रेन का है उतना ही एक्सेलरेशन अगर बाहर से देखा जाए तो इस ब्लॉक का भी उतना ही एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ब्लॉक रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या है? ट्रेन तो आपके आगे की तरफ मूव कर रही है, कोई ना कोई फोर्स है जो ट्रेन के फ्लोर को आगे की तरफ मूव करा रहा है, और ये जो फ्लोर और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्यों आगे बढ़ रहा है? क्योंकि ट्रेन का जो फ्लोर है, अगर सपोज करें, इमेजिन करिए कि ट्रेन का जो फ्लोर है और ब्लॉक, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, तो ये ब्लॉक यहीं रह जाएगा और ट्रेन का फ्लोर जो आगे निकल जाएगा। तो ट्रेन के फ्लोर और ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कह रहा है? बोल रहा है यार, अगर मैं तेरे ऊपर एक्ट नहीं करूंगा तब तो तू पीछे ही रह जाएगा, यानी तुझे इस फ्लोर के साथ साथ आगे बढ़ाना है मुझे। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसीलिए सर क्योंकि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा तब इन दोनों के, ये ब्लॉक वहीं रह जाएगा, फ्लोर आगे निकल जाएगा, तो कुछ रिलेटिव मोशन हो जाएगा ना। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को। तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर आप देखें, एम मास के ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लग रही है। अब सपोज करें एक्सेलरेशन कम है, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कम, अगर एक्सेलरेशन कम है यानी फोर्स कम है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे आप ट्रेन के एक्सेलरेशन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को ज्यादा लगना पड़ेगा ताकि ये साथ में मूव करता चले। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट है ना, उस लिमिट तक तो ये इस ब्लॉक को अपने साथ आगे बढ़ा देगा फ्लोर के साथ। उस लिमिट के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना नहीं लग पाएगा कि वो इसको साथ में आगे बढ़ा सके। यानी कह रहा है कि वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए जिसके लिए ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब मैक्सिमम फोर्स, और यहां पर जो फोर्स है वो आपका कौन सा फोर्स है जो आगे बढ़ा रहा है? एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। यही वो कंडीशन है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए देखिए मैक्सिमम फोर्स है, और मैक्सिमम फोर्स किसका लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, अब देखिए यहां पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर है, और fs मैक्स की वैल्यू क्या होती है? म्यूएस इंटू mg। ये आपका होगा इक्वल्स टू मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मास और मास आपका कट जाएगा, और जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है बच्चों वो क्या आ रहा है? वो हमारा आ रहा है इक्वल्स टू म्यू एस इंटू जी।
म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.15 और जी की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारा है वो हमारा होना चाहिए 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन अगर हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा कि वो उस ब्लॉक को साथ साथ आगे मूव करा सके। कंफ्यूज मत होइएगा। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। हाँ होता है, लेकिन जब रिलेटिव मोशन हो तब। यहां पर तो जो फ्लोर है और ब्लॉक है दोनों साथ साथ मूव, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं, इसलिए यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आपका नहीं एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया। तो आज फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया है। ये फ्रिक्शन के जो लेक्चर्स हैं इसमें भी कुछ लेक्चर्स आपके लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो कल हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स जो करेंगे, तब तक के लिए आप यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है उस पे कुछ क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन की टाइप के कुछ क्वेश्चन अपने एंड से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ाई करिएगा अच्छे से। क्वेश्चंस ढेर सारे अपने तरफ से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाय।